क्या ये मुमकिन है कि कोई लकवाग्रस्त इंसान जिसका शरीर मतलब काम करना लगभग पूरी तरह बंद कर चुका हो, आ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों की ताकत से अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण पाले? मुख्यधारा का विज्ञान तो शायद पहली बार में से एकदम असंभव ही कहेगा। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय ठीक यही दावा करता है। और ये दावा सुनने में जितना चमत्कारिक लगता है ना, हम्म। इसके पीछे की बहस असल में उतनी ही जटिल है। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सच मानते हैं, और दूसरी तरफ वो आलोचक हैं जो जो इसे विज्ञान के नाम पर एक छलावा या सूडो साइंस कहते हैं। सही कहा। तो आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बेहद मशहूर किताब ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ पर आधारित है। और हमारे पास सिर्फ इस किताब का सारांश ही नहीं है, बल्कि मेडिकल केस स्टडीज, उनके यूट्यूब वीडियोस और इंटरनेट पर खासकर जो रेडिट कम्युनिटी है वहां मौजूद उनकी कड़ी आलोचनाओं का पूरा कच्चा चिट्ठा है। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे को श्रोताओं पर थोपना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन दावों के पीछे का असली तंत्र या मैकेनिज्म आखिर है क्या। हम न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्वांटम थ्योरी और उनके ध्यान के जो तरीके हैं, उन सबको एकदम निष्पक्ष रूप से खंगालने वाले हैं। तो इस पूरी चर्चा को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर डॉक्टर डिस्पेंजा का पूरा काम खड़ा है। बिल्कुल, और वो नींव ये है कि एक इंसान की वर्तमान वास्तविकता असल में बनती कैसे है। मतलब स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा गया है। दिन भर में हम जो भी करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं ना, उसका 95% हिस्सा, 95% पूरी तरह से हमारी सबकॉन्शियस यानी अवचेतन आदतों द्वारा नियंत्रित होता है। एक सेकेंड, 95%? हाँ, मतलब अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो अपने दिन के हर फैसले बहुत सोच समझ कर ले रहा है, तो वो असल में भ्रम में है। हाँ, वो जागते हुए भी एक तरह से सोए रहने वाली स्थिति में है। अरे वाह, ये तो बहुत डरावना है ना? और इसे समझने के लिए हमें थिंकिंग फीलिंग लूप यानी सोच और भावनाओं के चक्र को गहराई से समझना होगा। होता यह है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, तो दिमाग उस विचार के अनुरूप शरीर में कुछ खास रसायन या केमिकल्स छोड़ता है। अच्छा। हाँ, और उन केमिकल्स के शरीर में फैलते ही इंसान एक खास तरह की भावना महसूस करता है। तो इसे थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। मान लीजिए सुबह उठते ही किसी को अपने उस बॉस का ख्याल आता है जो हमेशा गुस्सा करता है, तो ये एक विचार है। बिल्कुल। अब इस विचार से शरीर में तनाव पैदा करने वाले रसायन जैसे कि कॉर्टिसोल वो रिलीज होते हैं। सही पकड़ा। और यहीं से मतलब असली समस्या शुरू होती है। जब शरीर में तनाव का केमिकल भर जाता है, तो शरीर उस तनाव को महसूस करता है। अब हमारा दिमाग शरीर की इस भावना को पढ़ता है और कहता है, ओ शरीर तनाव में है, मतलब आसपास कोई ना कोई खतरा है। तो वो और ज्यादा विचार पैदा करने लगता है। हाँ, दिमाग उसी भावना से जुड़े हुए और भी नकारात्मक विचार पैदा करने लगता है। विचार से भावना बनी और फिर भावना ने वापस उसी विचार को जन्म दिया। ये एक अंतहीन लूप बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती वो ये है कि समय के साथ हमारा शरीर इन रसायनों का पूरी तरह से आदी हो जाता है। एकदम सही। हम सचमुच अपनी ही भावनाओं के नशेड़ी बन जाते हैं। वही ना, मतलब अगर कोई रिलैक्स भी बैठा है तो उसका शरीर उस स्ट्रेस केमिकल की डोज मांगने लगता है। वो दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे मुझे मेरी कॉर्टिसोल की डोज चाहिए, कुछ बुरा सोचो। हाँ, और इंसान अपने अतीत के इन्हीं यादों और भावनाओं के लूप में कैद होकर रह जाता है। इस लूप को न्यूरोलॉजी के नजरिए से समझना और भी दिलचस्प है। हाँ, किताब में उन 3 मस्तिष्कों की बात की गई है ना? बिल्कुल। किताब इसे हमारे दिमाग के 3 हिस्सों से जोड़कर समझाती है। सबसे पहला है नियोकॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का सोचने वाला विश्लेषणात्मक हिस्सा है। इसे हम आर्किटेक्ट कह सकते हैं। जो नई चीजें सीखता है। हाँ, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो यही काम करता है। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम एक तरह की केमिकल फैक्ट्री कह सकते हैं। इसका काम है विचारों को भावनाओं में बदलना। और तीसरा हिस्सा है सेरिबेलम, जो एक तरह से शरीर की हार्ड ड्राइव है। जब कोई विचार और भावना का लूप बार बार चलता है तो वो एक आदत बन जाती है और वो इस सेरिबेलम में जाकर परमानेंट स्टोर हो जाती है। एकदम सही। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के उस मशहूर सिद्धांत से जोड़ें, जहां प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया की बात होती है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वो कैसे? देखिए, जब कोई पहली बार कार चलाना सीखता है, तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से एक्टिव होता है।
उसे गियर, क्लच, स्टीयरिंग सब पर ध्यान देना पड़ता है। इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। हाँ, शुरुआत में तो बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सालों तक कार चला लेता है तो कंट्रोल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से खिसक कर बेसल गैंग्लिया में चला जाता है। चार्ल्स डूहिग के मॉडल के अनुसार बेसल गैंग्लिया हमारी आदतों का केंद्र है। अब उस व्यक्ति को कार चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, शरीर खुद ब खुद कार चलाता है। यार, ये तो बिल्कुल किसी कंप्यूटर के पुराने और वायरस वाले सॉफ्टवेयर की तरह हो गया, जो बैकग्राउंड में लगातार चल रहा है, सिस्टम को धीमा कर रहा है, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। तो हमारा शरीर ऑटो पायलट पर चल रहा है। तो सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग और शरीर मिलकर एक पुरानी मशीन बन चुके हैं, तो हम इस पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं? इस पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने का जो टूल डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। लेकिन यहाँ ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके शांति से बैठना नहीं है। इसका एक स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? मस्तिष्क की तरंगों या ब्रेन वेव्स को बदलना। ये ब्रेन वेव्स वाला हिस्सा थोड़ा तकनीकी है। इसे हम आसान भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए, सामान्य तौर पर जब हम जाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं या तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग बीटा अवस्था में होता है। ये एक सर्वाइवल मोड है। बीटा अवस्था में हमारा पूरा ध्यान बाहरी दुनिया और भौतिक चीजों पर होता है। ठीक है। लेकिन अगर हमें उस अवचेतित तक पहुंचना है जहां हमारी पुरानी आदतें स्टोर हैं, तो हमें इस विश्लेषणात्मक दिमाग को चकमा देना होगा। हमें बीटा से बाहर निकलकर अल्फा और फिर थीटा अवस्था में जाना होगा, जहां दिमाग ज्यादा शांत और ग्रहणशील होता है। बिल्कुल वही रचनात्मक अवस्था है। तो इसका मतलब है कि पुरानी फाइल को डिलीट करने के लिए पहले हमें सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर मोड में जाना होगा, और वो अल्फा या थीटा अवस्था में ही संभव है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो स्रोत सामग्री में इसके लिए 4 सप्ताह के एक बहुत ही विशिष्ट ध्यान कार्यक्रम का जिक्र है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला सप्ताह, जिसे इंडक्शन कहा गया है, इसमें एक तकनीक है वाटर राइजिंग, या अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों के आसपास के खाली स्थान पर ध्यान लगाना। लेकिन खाली स्थान पर ध्यान लगाने से होता क्या है? ये बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम किसी भौतिक चीज के बजाय खाली स्थान या स्पेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग बाहरी खतरों को स्कैन करना बंद कर देता है। अच्छा। हाँ, आम जिंदगी में हमारा दिमाग हमेशा ये देखता रहता है कि कौन सी चीज कहाँ है, ताकि हम उससे टकरा ना जाएं। लेकिन जब हम खाली जगह पर फोकस करते हैं, तो दिमाग की ये फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया शांत होने लगती है। शरीर को लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है। और तब ब्रेन वेव्स बदलती हैं? हाँ, यही वो पल होता है जब हमारी ब्रेन वेव्स बीटा से धीमी होकर अल्फा में बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया में करीब 24 से 28 मिनट का समय लगता है। एक बार जब दिमाग अल्फा स्टेट में आ गया, तब दूसरा सप्ताह शुरू होता है, जिसे प्रूनिंग यानी छटाई करना कहते हैं। ये हिस्सा मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा लगा। वो कैसे? इसमें इंसान को अपनी उन पुरानी नकारात्मक भावनाओं की पहचान करनी होती है जो उसे लूप में फंसाए हुए हैं, जैसे पुराना क्रोध या अपराध बोध। और उन्हें सिर्फ पहचानना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करके किसी उच्च शक्ति या ग्रेटर माइंड को सौंप देना है। बिल्कुल, और इसका फायदा ये होता है कि आप उस भावना से अपना भावनात्मक जुड़ाव तोड़ देते हैं। और फिर आता है तीसरा सप्ताह, डिसमैंटलिंग। इसका मतलब है पुरानी वायरिंग को काटना। ये वाला हिस्सा कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ सोचने भर से हो जाता है? नहीं, इसके लिए बहुत सतर्क मानसिक अभ्यास की जरूरत होती है। इसमें व्यक्ति ध्यान की अवस्था में अपने उन पुराने ट्रिगर्स को याद करता है जो उसे गुस्सा दिलाते थे। लेकिन इस बार जैसे ही वो पुरानी प्रतिक्रिया हावी होने लगती है, व्यक्ति उसे ख्यालों में ही बीच में रोक देता है। जैसे कोई डरावनी फिल्म देख रहे हो और डरावना सीन आने से ठीक पहले उसे पॉज कर दे। बहुत बढ़िया उदाहरण, बिल्कुल वैसा ही। जब हम मानसिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया को बार बार रोकते हैं, तो मस्तिष्क में मौजूद वो पुराने न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस टूटने लगते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर नहीं होते, वो एक साथ वायर भी नहीं होते। कमाल है। और फिर आता है चौथा और आखिरी सप्ताह, क्रिएटिंग। मतलब जब पुरानी इमारत गिर गई, तो अब नई इमारत बनानी है। इस चरण में व्यक्ति अपनी एक नई पहचान का मानसिक अभ्यास करता है।
वो उस भविष्य की भावनाओं को आज इसी पल महसूस करने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक व्यवहारिक पहलू भी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैंने भी यही सोचा। स्रोत में ये साफ लिखा है कि चौथे सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते इस ध्यान का समय 71 मिनट तक पहुंच जाता है, जो कि काफी लंबा समय है। रेडिट कम्युनिटी की चर्चाओं में तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग पूछ रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रोजाना 71 मिनट कैसे निकाले जाएं। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिखा है कि वो पहले सप्ताह के 28 मिनट वाले इंडक्शन फेज को पूरी तरह से स्किप कर देते हैं। रेडिट यूजर्स का ये शॉर्टकट अपनाना समझ में तो आता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल रूप से ये पहला सप्ताह छोड़ना एक गलती हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बीटा अवस्था से पूरी तरह बाहर निकले बिना ही नई पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो केवल एक सतही विचार बनकर रह जाएगा। वो अवचेतन में गहराई तक नहीं उतरेगा। अच्छा, तो बेस बनाना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन समय की कमी वाले इस तर्क को नकारा नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि ऑरा जैसे मेडिटेशन ऐप्स पर डिस्पेंजा के छोटे और सुबह के ध्यान बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। सुबह के समय पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? करीब होते हैं। अच्छा, मतलब दिमाग पहले से ही शांत होता है। हाँ, हमारे शरीर में मेलेटोनिन कम हो रहा होता है और सेरोटोनिन बढ़ रहा होता है। उस समय हमारा विश्लेषणात्मक दिमाग हावी नहीं होता। इसलिए ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स जैसी तकनीकें सुबह सुबह बहुत कारगर होती हैं। ये दिन की शुरुआत में ही पुराने विचारों को हावी होने से रोकने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अनुशासन के साथ ये सब करता है, वो बीटा से अल्फा में जाता है, पुराने लूप को तोड़ता है, तो अंत में इसका परिणाम क्या होता है? मतलब क्या ये सिर्फ दिमाग को शांत करता है या इसका असर सचमुच हमारे भौतिक शरीर पे भी पड़ता है? डॉक्टर डिस्पेंजा के दावों का सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। वे सिर्फ मनोवैज्ञानिक राहत की बात नहीं करते, वे बाकायदा शरीर विज्ञान में बदलाव की बात करते हैं। स्रोत सामग्री में यूट्यूब पर मौजूद एक वीडियो का जिक्र है जहां डॉक्टर डिस्पेंजा नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन का हवाला देते हैं। इस अध्ययन में क्या पाया गया था? ये शोध उनके 7 दिवसीय एडवांस्ड रिट्रीट में शामिल हुए लोगों पर किया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि 7 दिनों के गहन ध्यान के बाद लोगों के खून में ऐसे न्यूरोट्रोपिक रसायनों की मात्रा काफी बढ़ गई थी जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए खाद का काम करते हैं। मतलब ये शरीर खुद बना रहा था? हाँ, ये रसायन नए कनेक्शंस बनाने और कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करते हैं, और ये सब बिना किसी बाहरी दवा के हुआ। और योर द प्लेसेबो किताब से हमारे पास जो केस स्टडीज हैं, वो इस डेटा को चेहरों के साथ पेश करती हैं। एक केस मिशेल का है, जिन्हें पार्किंसंस की बीमारी थी। महीनों के ध्यान के बाद उनके ब्रेन स्कैन में देखा गया कि झटके और चिंता से जुड़े दिमाग के हिस्सों में जो लाल निशान थे वो काफी हद तक शांत हो गए थे। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला केस जॉन का है। जॉन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, वो लकवाग्रस्त हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मानसिक अभ्यास जारी रखा। यहाँ एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है, कोहेरेंस। ध्यान के दौरान जॉन के दिमाग की कोहेरेंस में सुधार हुआ। इसे हम कैसे समझेंगे? कोहेरेंस का मतलब है तालमेल। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचिए। अगर सारे संगीतकार अपनी अपनी धुन अलग अलग समय पर बजाएं तो क्या होगा? वो तो सिर्फ शोर होगा। बिल्कुल, तलाव में हमारा दिमाग इसी तरह का शोर करता है। लेकिन जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो दिमाग के सभी हिस्से एक ही लय में काम करने लगते हैं। इसे ही ब्रेन कोहेरेंस कहते हैं। और जॉन के मामले में इसी दिमागी तालमेल की वजह से उन्होंने अपने लकवाग्रस्त शरीर पर कुछ हद तक दोबारा नियंत्रण पा लिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसान का अपना गहरा विश्वास ही उसके लिए दवा बन जाता है? ये तो प्लेसिबो इफेक्ट का कोई एक्सट्रीम वर्जन लगता है। विज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट कोई जादू नहीं, एक प्रमाणित सच्चाई है। जब किसी मरीज को विश्वास हो जाता है कि कोई खास गोली से ठीक कर देगी, तो उसका दिमाग खुद ही शरीर में हीलिंग रसायन छोड़ने लगता है, भले ही वो गोली सिर्फ चीनी की बनी हो। मतलब विश्वास ही सब कुछ है। हाँ, डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमें बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं है। हमारा शरीर हमारी कल्पना और असलियत के बीच फर्क नहीं कर पाता। और यहीं पर क्वांटम फील्ड का कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है। किताब दावा करती है कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही हैं। जहां इंसान अपना ध्यान केंद्रित करता है, वहीं उसकी ऊर्जा जाती है। सुनने में ये किसी जादुई दुनिया की कहानी जैसा लगता है, लेकिन क्या मुख्यधारा का विज्ञान इन दावों को सच मानता है? और इस तस्वीर को स्पष्ट रूप से सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत से वैज्ञानिकों ने इन सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की है। सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि डॉक्टर डिस्पेंजा
क्वांटम भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? लूसियो बुफालमानो की समीक्षा में भी यही बात थी ना? बिल्कुल। आलोचकों का साफ कहना है कि डॉक्टर डिस्पेंजा पेशे से कायरोप्रैक्टर है, कोई क्वांटम भौतिक विज्ञानी नहीं। वे क्वांटम फील्ड जैसे जटिल वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल केवल एक रूपक यानी मेटाफर की तरह करते हैं। इसका मतलब कि जो नियम सब एटॉमिक स्तर पर लागू होते हैं, उन्हें सीधे तौर पर एक इंसान की जिंदगी पर लागू नहीं किया जा सकता। हाँ। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर किसी कण को देखने से उसकी स्थिति बदल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान केवल बैठकर अमीर होने के बारे में सोचेगा और उसके बैंक में पैसे आ जाएंगे। भौतिक विज्ञानी इसे विज्ञान का गलत इस्तेमाल मानते हैं। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण स्रोत में है डीएनए मॉड्यूलेशन का अध्ययन। किताब में से ऐसे पेश किया गया है मानो विचारों की शक्ति ने सीधे तौर पर इंसान के जीन में बदलाव कर दिया हो। लेकिन जब लूसियो बुफलमानो ने उस रिसर्च पेपर की जांच की, तो सच्चाई कुछ और ही निकली। उस अध्ययन में डीएनए में जो बदलाव हुआ था, वो विचारों से नहीं बल्कि दिल की धड़कन द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ था। तो एक तरह से तथ्यों को थोड़ा घुमाकर पेश किया गया। हाँ, और यही वजह है कि कई लोग इसे स्यूडो साइंस की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर हम क्वांटम भौतिकी की इस बहस को किनारे रख भी दें, तो भी सीबीटी, माइंडफुलनेस और प्लेसीबो इफेक्ट के फायदों को तो विज्ञान भी नहीं नकार सकता। बिल्कुल नहीं। ध्यान करने से तनाव कम होता है, ये साबित हो चुका है। तरीका शायद इसलिए काम करता है क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख रहा है। ये मनोविज्ञान है, जादू नहीं। मैं इसे एक महंगे और फैंसी जिम की तरह देखता हूं। मान लीजिए एक जिम दावा करता है कि उसकी मशीनें क्वांटम वाइब्रेशंस पर काम करती हैं। हो सकता हो उन मशीनों का विज्ञान पूरी तरह गलत हो। हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर रोजाना 1 घंटा पसीना बहाता है, उसे पूरा विश्वास है कि वो फिट हो रहा है, तो अंत में वो सचमुच फिट हो ही जाएगा। उसे फिट उन जादुई मशीनों ने नहीं, बल्कि उसके अनुशासन ने बनाया है। ये तुलना इस पूरी बहस का बहुत ही सटीक सार है। जब कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ता है, तो उसके मस्तिष्क का रसायन बदलना तय है। तो आज की इस लंबी चर्चा को अगर हम समेटें, तो सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान की आदतें और विचार पत्थर की लकीर नहीं है। विज्ञान ये साबित करता है कि हम जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को बदल सकते हैं। बिल्कुल, हम अपनी पुरानी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प विचार। जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर हमारे विचारों पर इतनी गहराई से प्रतिक्रिया करता है, तो क्या हम अनजाने में अपनी ही बीमारियों और दुखों का रोजाना मानसिक अभ्यास तो नहीं कर रहे हैं? अगर कल सुबह उठकर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान को याद करने से पूरी तरह इनकार कर दे, तो फिर वो कौन होगा? दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।